हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मूव इन एजुकेशन। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था वो अभी रिसेंटली में जो पेपर हुआ है सीटेट का, उससे रिलेटेड PYQ था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था। और ये जब ऑनलाइन मोड में पेपर थे 6 फरवरी 2023 का, तो ये वाला पेपर है। तो देखते हैं आज का क्या है। तो हम लोग ये 6 से 8 वाले का ही पेपर है PYQ। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। पहले CTP है, CTP, फिर उसके बाद अपना सब्जेक्ट सोशल साइंस, फिर उसके बाद लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। तो ये 6 to 8 वाले का है। तो पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों पर प्रभावित होती है। पहला है परवरिश की शैलियाँ, आनुवंशिक ढांचे, संरचना, विद्यालय अनुभव और व्यक्तिगत रुचि। तो इन सभी पे डिपेंड करता है बच्चे का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन क्या होता है। विकासात्मक परिवर्तन कैसे होता है उनमें। सभी संस्कृतियों एवं सार्वभौमिक समान गति से होता है, एक आयामी और रैखिक होता है, वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है, अपरिवर्तनीय और पैर की उंगलियों से सिर तक आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट, जस्ट बिकॉज की जो डेवलपमेंट है वो हमारे वंशानुक्रम यानी कि जैसे बच्चे के अंदर माता पिता की जीन हो उसके अकॉर्डिंग होता है। देन जो हमारा पर्यावरण है, वातावरण, उसके अकॉर्डिंग होता है। तो ये सी नंबर इज़ द करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम लोग। थर्ड हमारा कथन है ए और आर दोनों को सही गलत इस टाइप का बताना। तो सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों में गुजरते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द, पहले ही मैं बता दे रही हूँ गलत है, क्योंकि संस्कृतियों में एक ही प्रकार के बच्चे एक ही उम्र के तरीके से नहीं गुजरते हैं, सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। और सेकंड है हमारा बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है। तो ये भी गलत है, क्योंकि जो आपका चाइल्डहुड होता है वो सार्वभौमिक नहीं होता है, वो ना ही आयामी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट, दोनों गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। सामाजिक स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। जो सामाजिकरण होता है वो स्कूल में ही होता है। तो ये गलत है, क्योंकि सामाजिकरण हमारा बचपन से स्टार्ट हो जाता है। जब बच्चे घर से ही रहते हैं या सीखते हैं तभी से हमारा सामाजिकरण स्टार्ट हो जाता है। और सेकंड क्या है, स्कूल द्वितीय सामाजिकरण की एकमात्र संस्था है, यानी कि बहुत गलत है, क्योंकि जो हमारा स्कूल होता है वो केवल एकमात्र द्वितीय नहीं है। यहाँ पे ओनली लिखा है, तो एकमात्र नहीं है, ये द्वितीय में बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। तो दिस इज डी इज बोथ आर फॉल्स। तो फिफ्थ देख लेते हैं हम लोग। सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई में मिठाई खाने से डरती है। यानी कोई सीमा वो अपनी मम्मी से डरती है, उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सजा मिलेगी। कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार 21 स्तर की सीमा है। तो ऑप्शन नंबर डी पूर्व पारंपरिक स्तर, यानी कि उसमें बच्चा अच्छा बनने की कोशिश करता है और चीज़ें मतलब कि गुड बॉय गुड गर्ल वाली कॉन्सेप्ट होती है उसमें, प्री कॉन्वेंशनल स्टेज पे। तो आप लोग ये वाला जा कर के कोलबर्ग के सारे जो भी उन्होंने अपने 4 स्टेजेस दिए हैं वो सारे स्टेजेस आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्या है, जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है। यानी जिन पियाजे के अकॉर्डिंग कौन सा होता है, एडाप्टेशन होता है, रेनफॉर्मेंस होता है, या पूर्वाभ्यास होता है, कलन विधि होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट, अनुकूलन होता है, एडाप्टेशन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जिन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों की सही सुलेमित जोड़ी चुने। तो जिन पियाजे के अनुसार चुनना है आप लोगों को, सही क्या क्या है। तो इसके अकॉर्डिंग संवेदी चालन अवस्था, नाटकीय खेल के सगल, ये नहीं होगा। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, वस्तु स्थायित्व का आरंभ, ये भी नहीं। मूर्धकालीन
में क्रियाओं को मानसिक तौर पर परिवर्तन में सक्षम। डी क्या है? फॉर्मल ऑपरेशन यानी कि परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। फिर उसके बाद ये सारे इसको समझाया गया है, प्री ऑपरेशनल ये सारा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। लेवी-गोत्स्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं? तो जो जिससे बच्चा ज़्यादा सीख सके, तो संवाद इज द ट्रू। फिर 9th देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के प्रतिपादित किया कि अंतःक्रिया की बच्चे से भविष्य विकास में बहुत महत्वपूर्ण होता है? तो इन्होंने बताया था कि मनोवैज्ञानिक प्रतिपादित, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट, लेवी-गोत्स्की। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं 10th वाला। तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है? जिसमें तार्किक गणितीय बुद्धि, जिसमें मैथमेटिकल लॉजिकल वाली थिंकिंग है, जिसमें मैथमेटिकल में बच्चे ज़्यादा पढ़ें। तो इसमें मैं ऑप्शन बोल दे रही हूँ। ऑप्शन ए क्या है? छवियों में हेराफेरी और ग्राफिक कौशल, स्थिर तर्क, कुछ भी जिसमें 2 से अधिक शामिल हो, ये नहीं होगा। लय ताल, ये तो म्यूजिकल हो जाएगा, ये भी नहीं होगा सेकेंड पे। थर्ड क्या है? विशिष्ट पिचों, स्वरों और लय के बीच अंतर पहचानने में, ये भी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी ऐसा बचा है। क्या है देख लेते। पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचाना, विचारों को संबंध करना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? ए किशोरों की जेंडर भूमिका व रूढ़िवादिता के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को आधारित करने में विज्ञापन और फिल्में एक बड़ा प्रभाव डालती हैं। हाँ, ये तो है। ए इज़ द करेक्ट। और सेकंड वाला देख लेते हैं। मीडिया समाजीकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। बी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए आर दो बोथ सेलेक्ट है। मीडिया समाजीकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है, प्राइमरी है, तो दोनों सही है। सॉरी, ए आर बोथ करेक्ट। विशिष्ट पृष्ठभूमियों के बच्चों के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वो गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम का पालन करें, विभेदी निर्देशन लागू करें, मानवकृत मूल्यांकन का पालन करें, बहिष्कार प्रथाओं का अभ्यास करें। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। विभेदी निर्देश लागू करें। थर्ड क्या है देख लेते हैं। इसमें आकलन दिया हुआ है, असेसमेंट, उसको पहचानना है। तो इसमें क्या लिखा है? को अधिगम को दिशा देनी चाहिए और किसका आकलन करना है, इससे निर्धारित होना चाहिए कि क्या पढ़ना है। को सीखने से नहीं जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। को बच्चों को समान क्षमता समूहों, धीमे सीखने वाले बुद्धिमान बच्चों के पृथक समूह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। को बच्चों को सीखने की तैयारी से लेकर के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। तो डी इज़ द करेक्ट, क्योंकि बच्चों को सीखने की तैयारी के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। 14 क्या है? एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना व्यक्तिवादी और निष्क्रिय, सक्रिय और सामाजिक है, परीक्षा उन्मुख है, पढ़ नहीं। बोथ आर यानी टीचर्स स्टूडेंट दोनों एक्टिव होने चाहिए, और सोशल कैरेक्टर यानी कि जो टीचर्स हो, बच्चे भी कई सारे स्टूडेंट के साथ मिल करके रहें, कई सारे विद्यार्थियों के साथ, और टीचर्स भी काफ़ी एक्टिव रूप से रहे। तो डी बी इज़ द करेक्ट। 15 क्या है देख लेते हैं। शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानवीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए, यानी जो टीचर होता है वो बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानवकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। सेकंड क्या है? समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। तो डी बोथ आर फॉल्स।
तो डी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 16। जब विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चे एक समावेशी शिक्षा कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? विशिष्ट बच्चों को समान बच्चों के साथ सीखना अवास्तविक है। सही है, कौन सा सही है ये बताना है। विशिष्ट कक्षाओं आवश्यकताओं वाले बच्चे सीखने के लिए अभी प्रेरित नहीं होते हैं। शिक्षकों को शिक्षक की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता है। इससे सभी बच्चों के साथ कार्य करने की क्षमता व अलग अलग दृष्टिकोण को तुल्य करने के कौशल होते हैं। मेरे अकॉर्डिंग थर्ड इज़ द करेक्ट, सॉरी डी इज़ द, एक मिनट सॉरी, तो मेरे नहीं, इसमें थर्ड एंड फोर्थ बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में लिक से हटकर सोचने का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? निम्न स्तर की सोच, अभिसारी सोच और अनमन्य सोच, अभिसारी सोच, अपसारी सोच। तो डी डाइवर्जेंट थिंकिंग। शिक्षा में समावेश का क्या अर्थ है? एजुकेशन में समावेश का क्या अर्थ है? तो उस विशेष विद्यालयों में विकलांगों की शिक्षा का प्रबंधन, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान, प्रतिभाशाली बच्चों का विशेष विद्यालयों में नियोजन, समावेशी व्यवस्था में विशेष बच्चों के लिए अलग अलग वर्गों का प्रावधान। तो बी इज़ द करेक्ट, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान। डिस्लेक्सिया यानी जो पढ़ने में प्रॉब्लम हो, तो पठन वैकल्प मुख्यतः किसमें चुनौतियों से संबंधित है? बी इज़ द करेक्ट, पढ़ने में। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं है? सकारात्मक अधिगम, सीखने के लिए सार्वभौमिक डिज़ाइन, उपयुक्त समायोजन, मानवकृत निर्देश। डी इज़ द करेक्ट। माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को एक रूपी व कठोर पाठ्यचर्या का पालन करना चाहिए, मानवकृत आकलन का पालन करना चाहिए, प्रश्न पूछने को उत्साहित करना चाहिए, सीखने की कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो डी इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो जानकारी के स्मरण पर जोर देता है, प्रमुख रूप से शिक्षक की निर्देशन की भूमिका पर जोर देता है, सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानता है, पुनर्वलन व सजा के इस्तेमाल को प्रतिपादित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना किस प्रकार होता है? अनुसरण द्वारा, निष्क्रिय श्रवण द्वारा, अनुकूल व पुनर्वलन द्वारा, अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बनाएंगे? तो देख लेते हैं। भय उत्पन्न करके, तनाव उत्पन्न करके, सामग्री को निष्क्रिय और बार बार याद करने को प्रोत्साहित करके, विचार मंथन को प्रोत्साहित करके और उपमाओं और अनुमानों जैसे रणनीतियों को उपयोग को प्रोत्साहित करने के। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। जब विद्यार्थी की भावना का अनुभव करते हैं तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। डी संतुष्ट यानी तनावहीनता, शर्म, संतुष्ट। तो डी इज द करेक्ट। अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने को किया जाना चाहिए। हतोत्साहित, सुशोधित, खारिज, दंडित। तो सुशोधित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27। विद्यार्थियों की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाना चाहिए?
बारंबारता अभ्यास पर जोर देकर के निष्क्रिय अनुकरण द्वारा, भौतिक पुरस्कार देकर, खोज व अन्वेषण द्वारा। तो डी इज द करेक्ट। समस्या समाधान को प्रभावशाली रणनीति नहीं है। प्रक्रियात्मक आबद्धता, पक्षगामी कार्यकारी युक्ति, स्वानुभाविक कलन विधि। तो ए इज द करेक्ट। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में सीखने निष्क्रिय रूप से होता है, स्वरूप सामाजिक होता है, पाठ्यपुस्तक का केंद्रित होता है, परीक्षा केंद्रित होता है। बी इज द करेक्ट का स्वरूप सामाजिक होता है। निम्न में से कौन सा कारक बच्चों को विफलता के लिए जिम्मेदार है? व्यक्तिगत पाठ्यचर्या, संदर्भित पाठ्यचर्या, सक्रिय पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या का मानकीकरण। तो डी इज द करेक्ट, मानकीकरण। अब सोशल साइंस आ जाता है। सोशल साइंस अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, तो इसमें भी देख लेते हैं क्या क्या है, कैसे है। अगर एक एक क्वेश्चन पढ़ूंगी तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो आप लोगों को मैं शॉर्टली बस ये पढ़ाते हुए दिखाते हुए चल रही हूँ धीरे धीरे। जैसे कि इसमें कुछ बीच बीच में क्वेश्चंस जो मुझे लगेगा डिस्कशन करने लायक है तो मैं कर दूँगी। बाकी सोशल साइंस का पेपर है, आप लोग वीडियो पे बने रहें और इसको देखते जाएं। जैसे निम्नलिखित कथनों ए, बी और सी को पढ़ें और चयन करें। इसमें इस टाइम पे कथन वगैरह का बहुत ज़्यादा इसमें पूछा है। निम्नलिखित में अशोक के कितने अभिलेख हैं? अभिलेख ग्रीक और अरमाइक भाषाओं में पाए जाने वाले कौन से हैं? कंधार हैं। सर आप देख लें, अशोक के 14 शिलालेख, 7 स्तंभ लेख, गुहा, ये सारे हैं, पढ़ के जाइएगा आप लोग। ये सारे पेपर्स हैं, आप लोग एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से करके देखते हुए सारा एक एक टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि पेपर में पहले आप लोग CDP वाला पोर्शन करिएगा, देन लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, फिर उसके बाद अपने सब्जेक्ट पे आइएगा, क्योंकि ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कर लेंगे तो ऑटोमेटिक, क्योंकि लास्ट में आते आते पैसेजेस छूट जाते हैं जो कि ईजी होते हैं लैंग्वेजेस के। प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। ये कहाँ, ये कथन किसका था, किससे जुड़ी हुई है? राजा मोहन राय से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप लोग देखते हुए चलेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे। किन किन देशों के राजनेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा थे? ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारा पढ़ते हुए चलेंगे। भारत है और इनमें से किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं? ज्योग्राफी के ये वाले सारे क्वेश्चंस आप लोग पढ़ के ज़रूर जाइएगा, जितने भी प्लैनेट से रिलेटेड है, क्योंकि इससे मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस किया, तो उसमें मैंने ये वाले क्वेश्चंस बहुत देखे। इससे भी और मानक रेखा, मानक समय, ये सारी चीज़ें आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइएगा। फिर रात दिन मौसम से रिलेटेड है, सीज़न से रिलेटेड है, सारा भी देखते हुए। ग्रीनविच हो गया, 36 डिग्री है, सारा कुछ आप लोग देखते हुए सारा तब जाइएगा। जितने भी सोशल साइंस स्टूडेंट हैं सब लोग एक बार ज़रूर से ज़रूर NCERT पढ़ करके रिवीजन करके जाइएगा। NCERT से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होते हैं इसमें। गैसों में द्रव बनने की परिघटना और सकल सहतोष इसी से रिलेटेड पेडागॉजी वगैरह क्वेश्चंस भी रहेंगे, जिसमें कि सोशल साइंस से रिलेटेड पूछा जाएगा कि इस टॉपिक को आप किस प्रकार बच्चों के सामने प्रदर्शित करेंगे, किस प्रकार पढ़ाएंगे, सारी चीज़ें हैं। पॉलिटिक्स में ये सारा प्रेसिडेंट वगैरह, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशंस, आर्टिकल से सारा आप लोग देख करके ज़रूर जाइएगा।
दानन व्यवस्था क्या है, ये सारा क्वेश्चंस, हमारे संविधान से रिलेटेड क्वेश्चंस। और इन सब में बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ आप बच्चों के प्रति किस प्रकार कर सकते हैं, तो ये वाला पोर्शंस भी ज़रूर देख करके जाइएगा। सोशल साइंस पेडागोजी बहुत इजी होता है। अगर आप एक एक चीज़ को, एक एक कॉन्सेप्ट को पकड़ करके चलेंगे तो ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चंस को कई बार पढ़िए दिमाग में, क्योंकि ये सारी लॉजिकल वाली चीज़ें होती हैं, टू द पॉइंट वहाँ पे किया जा सकता है। बाकी 30 क्वेश्चन नॉलेज वाली होंगी, बाकी सारे CDP के हो गए। CDP के कुछ थ्योरेटिकल पार्ट हैं जिसमें कि आपको पता होगी तभी आप वो कर सकते हैं। जैसे पियाजे हो गया, लेवागोस्की हो गया, कोलबर्ग हो गया, इन सब की थ्योरी वगैरह पढ़ के जाइएगा आप लोग। और बाकी जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सब लॉजिकल वाले होंगे। और एक और ट्रिक, इसमें हमेशा बच्चों की बुराई कभी भी नहीं करनी होगी। यानी जहाँ बात पॉजिटिव की आएगी बच्चों से रिलेटेड, हम लोग उसमें बच्चों को ही ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे किसी भी क्वेश्चन में। और हमेशा आप पॉजिटिव वाला ही क्वेश्चन ऑप्ट करेंगे, सही करेंगे। तो इस प्रकार ये सारे क्वेश्चंस हैं पेडागोजी के, सोशल साइंस पेडागोजी। 30 क्वेश्चन उसके रहेंगे, 30 क्वेश्चन इसके रहेंगे। पाठ्यचर्या में जैसे क्वेश्चन 53 में दिया है, पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन सा, सामाजिक विज्ञान में पाठ्यचर्या के निम्नलिखित में से कौन सा विद्यमान है। बाधाएं हैं, विद्यालयों में विद्यमान शिक्षा शास्त्रीय प्रथाएं, अच्छा प्रदर्शन एवं उच्च अंक प्राप्त करने का दबाव भी बिल्कुल भी गलत नहीं हो, क्योंकि बच्चों पे किसी प्रकार का दबाव नहीं देना होता है। वैज्ञानिक अन्वेषण तथा कौशल का अभाव, तो ए इज़ द करेक्ट, यानी ए भी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन होता है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, तो स्मरण, रिकॉल। निम्न में से कौन सी कार्य नीति समूह आकलन का हिस्सा नहीं है, तो स्वतंत्र परीक्षा, टर्म इन एग्जामिनेशंस। तो इस प्रकार ये हमारा 60 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ पे एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया पोर्टफोलियो होना चाहिए। पोर्टफोलियो क्या होता है, इसमें सारे बच्चों की पूरी फाइल से रिलेटेड उद्देश्य और व्यवस्थित हो। विद्यार्थी के प्रत्येक कार्यों और गतिविधियों को प्रतिबिंब करने वाला, विद्यार्थी की एक लंबी समयावधि के काम का संचयन, यानी बी इज़ द करेक्ट। बी एंड सी, ABC तीनों सही है। और ये हमारा पैसेज है, जिनको ऐसे पढ़ करके आपको बहुत ईजिली इसके आंसर मिल जाएंगे, जो कि लैंग्वेज का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बहुत इजी होता है अगर आप इसको पहले कर लें तो एग्ज़ाम के। आप लोग वीडियो पॉज करके एक एक क्वेश्चंस को पढ़ करके प्रत्येक का क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग बन रही है, जिसकी वजह से मुझे बहुत थोड़ा फास्ट करना पड़ रहा है। अब इंग्लिश पेडागोजी आ जाएगा। इंग्लिश पेडागोजी में भी ऐसे पैसेज रहेंगे, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बहुत ईजिली क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो वीडियो को पॉज कर करके आप लोग देख सकते हैं एक एक क्वेश्चन। वीडियो बहुत लॉन्ग जा रही है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी करना होगा। एंड 16 क्वेश्चंस, इसके भी 30 क्वेश्चन रहेंगे। हिंदी पेडागोजी 30, इंग्लिश पेडागोजी 30, CDP 30। आपका सोशल साइंस पेडागोजी और नॉर्मल मिला करके 60 क्वेश्चन उसके रहेंगे।
टोटल 150 क्वेश्चन and 30 is the last. And thank you for watching my video, and do like and subscribe my channel. Thank you.